आप सभी का मोटिविंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुमित कुमार, मोटिविंग पर मैथ्स मेंटर। मोटिविंग आप सभी का विश्वास है जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। हमारा यही सपना है कि हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट और अफोर्डेबल कॉस्ट में पढ़ाई करे और उनका मोराल को अप रखने के लिए हम मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि आपका टर्म 1 सामने आ गया है, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 1 महीना का लमसम में। तो आप इस 1 महीने के लमसम में कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये क्लास 10 सीबीएसई बच्चों के लिए, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये सीबीएसई बच्चों के लिए और ये टर्म 1 जो आपका 30 नवंबर से ही स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में बताऊँगा कि आप कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर कर लो और इस जो 1 मंथ के समय है उसमें कैसे आप अपना बेस्ट देकर 40 आउट ऑफ 40 ला दो, या अपना बेस्ट दो तो उसमें 40 में 38 ला दो। ठीक है, तो देखो, मार्क्स ज़्यादा लाना मतलब कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मार्क्स ज़्यादा लाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पेपर में अपना बेस्ट देकर आओ और वो बेस्ट देना मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना बेस्ट दे पाओ। ठीक है, कभी कभी क्यों होता है कि हम लोग हार्डवर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन जो हार्डवर्क है ना, वो हार्डवर्क जो हमको चाहिए, हार्डवर्क से सबको ही हार्डवर्क क्यों करता है? हार्डवर्क इसलिए करता है कि उससे उसको कुछ सक्सेस चाहिए, मतलब कि उसको सक्सेस चाहिए, लेकिन कभी कभी वो जो सक्सेस हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसका बहुत ज़्यादा कारण ये होता है कि हम हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क करना मैं आपको बताऊंगा, अपना पूरा कोशिश करूंगा जिससे कि आपका मदद हो जाए थोड़ा बहुत कि कैसे आप टर्म 1 के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है, अगर वीडियो में हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप अपना बड़ा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि ज़्यादा टाइम ये सब में ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ जो मेन मुद्दा है। तो देखो भाई, जो नंबर 1 रूल है ना, कोई भी एग्जाम हो उसका नंबर 1 रूल होता है कि देखो कि सिलेबस क्या है आपका, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे, वो आप देखो। तो नंबर, ये सब यूनिट नेम है, ये मार्क्स है। ठीक है, तो मैं लिख लिया हूँ पहले से, आपको आसानी होगा बताने में, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो ये आपका यूनिट नेम है। यूनिट नेम, इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एक बहुत सारे चैप्टर्स का टुगेदर होकर एक यूनिट बनता है। ठीक है, उसी को यूनिट नेम बोलते हैं। तो आपको अगर एग्जाम को में अच्छा फोड़ना है और अच्छा करना है तो आप यूनिट, उस मतलब चैप्टर्स को अच्छे से समझो कि वो चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिसिस करो। ठीक है, तभी आपका एक ओवरऑल एनालिसिस तैयार होकर पता चलेगा कि हाँ, इस चैप्टर में हम आपको अपना ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए और ये चैप्टर मुझे ज़्यादा मार्क्स देगा। जैसे ये 10th वाला 10 नंबर है, तो अगर आप अलजेब्रा में जो 2 चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आप ये दोनों चैप्टर कर लेते हो तो आपका ये मार्क्स आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। तो आप इन जो चैप्टर्स हैं तो आपका जो इन यूनिट नेम है, जैसे नंबर सिस्टम में आपका एक चैप्टर जैसे आपका नंबर सिस्टम है तो उसमें एक चैप्टर है, वो है रियल नंबर। इसका मैंने क्लास करवा दिया है। ठीक है, रिवीजन शॉर्ट वीडियो बनवा दिया है, वो आप देख लेना। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिसमें से मैंने पॉलिनोमियल को मैंने पढ़ा दिया है, इसका रिवीजन वीडियो प्लस मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाया है, उसे आप जरूर विजिट करके हमारे चैनल से देख लो। ठीक है, फ्री है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको भी मैं जल्द करवाऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आएगा ये लाइंस इन 2D। ठीक है, लाइंस इन 2D है। तो ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल्स पढ़ना है, ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपका 2 चैप्टर है, एक तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो टर्म 1 में आपका आएगा वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री।
मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड सर्कल, एरिया रिलेटेड सर्कल, ठीक है, ये सब चैप्टर आप लोग जान रहे हो। इसमें प्रोबेबिलिटी तो ये आप जान रहे हो, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन अभी मतलब बनाओ, जितना हो सके वो रिवीजन करो, जो भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपका ढीला रह गया, जो कॉन्सेप्ट उतना मतलब कि कंक्रीट नहीं बना, उस कॉन्सेप्ट को कोशिश करो अच्छा कंक्रीट करने के लिए। और जो कॉन्सेप्ट आपका कंक्रीट पहले से बन गया है तो उसका क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। ये 3-4 नंबर आप नहीं छोड़ना, इसको कोशिश करना इसको फुल आउट ऑफ फुल लाने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप ला दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। जितने बच्चे वो सारे अपना बेस्ट देंगे और सब अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। नो योर सिलेबस वेल, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान दे दिया है। अब अगला जो स्टेप है जिससे आपको और मदद मिल सकता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए तो दूसरा स्टेप है क्या? तो वो दूसरा स्टेप है, सॉरी, हाँ, डोंट नेग्लेक्ट एनसीईआरटी। इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है, इसे छोड़ना नहीं। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है भाई, बोर्ड एग्जाम, उसमें एनसीईआरटी ही रहता है। आप कह दो कि एनसीईआरटी ही होता है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम, ये तो कंपटीशन एग्जाम है नहीं कि आपको बहुत सारे एडिशनल किताब से बनाना होगा, जैसे एडिशन महारे सर, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद कहीं से भी सवाल आ सकता है। नहीं, इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल बोले, मैक्सिमम सवाल बोले, वो यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं स्कोर, कैसे आप अपना बेस्ट देकर स्कोर ला सको, क्योंकि स्कोर पे भी हल्का फोकस करना है और अपना बेस्ट भी देना है, मतलब कि ज्ञान भी लेना है, स्कोर भी करना है। यही रूल को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है, स्कोर प्लस नॉलेज दोनों करना है, दोनों लेना है, ठीक है। यही हमारा रूल होना चाहिए। तो स्कोर करने के लिए आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर देना। हर एक क्वेश्चन, एक मतलब एग्जाम्पल्स में जो दिए हों, ठीक है, जो मिसलेनरी में दिए हों, सबको बना हुआ, सबको एक एक क्वेश्चन करके, एक ठो भी क्वेश्चन ना छोड़ना, सारे क्वेश्चंस को बना लो। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं सबको कंप्लीट कर दो, एक बार हो, 2 बार, जितना मतलब मैक्सिमम 2-3 बार कंप्लीट कर दो आप एनसीईआरटी को। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहेगा और आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो टर्म 1 के एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेप रहा। अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा रूल है ना भैया, वो दूसरे रूल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है। तो जो तीसरा रूल है भैया, वो रेफर टू एडिशनल बुक ऑल्सो, एडिशनल बुक्स ऑल्सो। इसका मतलब कि भैया आप एनसीईआरटी बनाकर ही मत रुक जाना, सिर्फ एनसीईआरटी बनाकर ही मत रुक जाना, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि इससे मैक्सिमम सवाल आते हैं। हो सकते हैं कुछ एडिशनल बुक से भी 1-2-4 क्वेश्चन आए हों, ठीक है। तो एडिशनल बुक्स भी बनाना, और सिर्फ 2-4 क्वेश्चन के लिए मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडिशनल बुक बनाओ, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है ना, वो और कंप्लीट हो जाएगा, वो और अंबुजा सीमेंट की तरह बहुत मजबूत हो जाएगा। और यही नहीं, आपका जो बेस जो तैयार होता है फाउंडेशनल लेवल पे, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा, जिससे कि आप आगे आपका मैथमेटिक्स में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आगे आप जैसे क्लासेस में बढ़ते हो, जैसे आपका ग्रेड ऊंचा होता है, तो आपको इसमें दिक्कत ना है, ठीक है। तो आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और प्राची पब्लिकेशन के भी किताब आता है, ठीक है, प्राची पब्लिकेशन, इसे भी देख लेना है, ठीक है। तो कोशिश करना इन तीनों को बनाने के लिए, ठीक है। और जैसा कि जो टर्म 1 में है कि 2 तरह के बच्चे हैं, एक मैथ्स स्टैंडर्ड वाले, वही मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक मैथ्स बेसिक वाले। मैथ्स बेसिक वाले आप एनसीईआरटी कर लो, आपके लिए बहुत है, बहुत, ठीक है। मैथ्स स्टैंडर्ड वाले जो हो, वो एनसीईआरटी के साथ ये तीनों, ये भी कर लेना, एडिशनल बुक जो भी हो आपके पास उन सब से कर लेना, ठीक है। ये मेनली यही 3 को ज़्यादा बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो बुक्स होते हैं बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से उसका नाम ले लिया है, ठीक है।
तो आपको एडिशनल बुक में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और प्राची पब्लिकेशन का एक किताब आता है, उसे बनाना है, ठीक है। तो एडिशनल बुक आप जब ख़त्म कर ले रहे हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जा रहा है, तो आपको अब करना क्या है, तो आप, हाँ तो भाई आपके पास अब 1 मंथ बच गया है, ठीक है। तो इस 1 मंथ में आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओ, मतलब कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस में आप ओसवाल के बुक्स, ओसवाल के जो सैम्पल पेपर्स आते हैं, ओसवाल के सैम्पल पेपर्स वो देख लो, ठीक है। जरूर नहीं ओसवाल, दूसरों के भी देख सकते हो, ठीक है। सैम्पल पेपर देखो, रिवीजन करो, अगर जो आपका कॉन्सेप्ट ढीला रह चुका है उसे कंक्रीट बनाने के लिए कोशिश करो, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आपको कुछ स्टेप्स है वो उसको याद रखना होगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, अब उसे ज़रूर रखना याद। आपको करना क्या है ना कि आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे बोर्ड्स में, तो देखो कि क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन में कोशिश करना है स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए, स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे तो स्टेप वाइज सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैंने देखा क्वेश्चन देखो पहले, ऐसा नहीं कि 1 मार्क क्वेश्चन को भी स्टेप वाइज सॉल्व करके आए, नहीं, 1 मार्क और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस उसे ना, ठीक है। अगर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव, उसको कोशिश करना चाहिए कि स्टेप वाइज आप सॉल्व करो, ठीक है। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसे स्टेप वाइज सॉल्व करो, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको स्टेप वाइज कोई ज़रूरत है नहीं। अब जो लास्ट, और यही जो लास्ट नियम है जिसे आपको हमेशा याद रखना है और जो आपको बहुत मदद करेगा एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है, लास्ट नियम जो है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो आप पहले सारे क्वेश्चन पढ़ो, 10 मिनट अपना टाइम लगाओ क्वेश्चन को पढ़ने में, और उस 10 मिनट में आप कोशिश करना जो चैप्टर्स आपको आते हैं, जो चैप्टर्स आते हैं आपको, वही आपके लिए इजी भी होगा। जो चीज़ आपको आएगा भैया वही ना इजी होगा, और जो नहीं आएगा वो आपके लिए हार्ड होगा, हल्का। तो जो इजी पोर्शन होता है, इजी पोर्शन उसे पहले करो, इजी पोर्शन को पहले किया जाता है। इसका पीछे एक लॉजिक है, वो मैं बताता हूँ क्यों इजी क्वेश्चन पहले करो। देखो भाई, पहला तो ये है कि आप इजी क्वेश्चन करोगे तो आपका हल्का, आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई मैंने बना लिया है, और अगला क्वेश्चन में आप जाओगे, ठीक है। और वही आप पहले हार्ड से स्टार्ट करते हो और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, बन ही नहीं रहा, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और जो अगला क्वेश्चन होगा उसके बाद और वो ईजी होगा, अगर आपको जानते होगे, तो उस नेगेटिविटी को, मोरल डाउन होने की वजह से आप उसे भी रॉन्ग कर दोगे। तो कोशिश करना कि इजी पोर्शन को पहले बनाएं। और ये एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड ही एग्ज़ाम नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको करना क्या है कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हो, जितने भी सेक्शंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको इजी वाले में कम टाइम लगेगा, तो यहाँ से टाइम बचाकर हार्ड वाला में लगाना है, ठीक है। और उसमें ही आपको देखना है कि हाँ भाई, जो 90 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा उसमें ही सॉल्व करने होंगे सारी चीज़ को, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। और साथ, रुको, एक बात मैं और बताने वाला हूँ, रुको, जाना नहीं आपको जाओ नहीं, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। वो एक चीज़ क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, और उन बच्चों में ऐसा थॉट चल रहा होगा कि सर ये एग्ज़ाम है क्या, हमारे लिए करेगा ही क्या, ये पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा? नहीं भैया, नहीं करेगा। मैं आपको बता दूँ कि जो थॉट जिनका दिमाग में चलता है ना कि ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो भैया जो सही में इंटेलिजेंट, और एक आप कह दो कि अपने आप को भैया वो धोखा दे रहा है, समझे? वो बंदा अपने आप ही को धोखा दे रहा है। इस एक ये वो बंदा होता है कि इंटेलिजेंट होता है। ये ऐसा इसलिए क्यों करता है, इसका कुछ भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जिससे वो कह रहा हो सकता है कि वो दूसरे को डाउन करने के लिए ऐसा कह रहा हो
दूसरा कि ये वो मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हो, उसका नॉलेज तो बूस्ट अप हो ही गया है मार्क्स के वजह से। वो बोल रहा है कि मार्क्स हम अगर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उस बेसिस पे कह सकता, ठीक है। और एक कि दूसरा को दिखाए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं और उस बेसिस पे, ऐसा भी बहुत बच्चे होते हैं कि दूसरों के सामने बोलें कि भैया हम पढ़ ही नहीं रहे हैं और अपने घर जाएँ रात दिन भर पढ़ रहे हैं। वैसा आपको भी नहीं करना है, इंटेलिजेंट कुछ बच्चे करते हैं तो और जो ये सेक्शन वाले बच्चे पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बंदे होते कैसे हैं ना कि ये अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ना ही तो इन्हें पास सही में ज्ञान है। ये ऐसा इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इनको लगता है कि फ्यूचर में ये हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और फ्यूचर में ये वो जो सक्सेस इनको चाहिए वो अचीव कर लेंगे। भैया ये बंदा पास्ट में भी किया था मेहनत, हार्ड वर्क, प्रेजेंट में भी कर रहा है, तो ज़्यादा उम्मीद तो इससे है ना। ये ना करेगा, ये ना लाएगा क्या तो आगे भी मेहनत करेगा, और आप तो न क्या पता पास्ट में किए हो कि नहीं किए हो, और प्रेजेंट में आपका ये डायलॉग ही बता रहा है कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपको जो प्रेजेंट है उसमें भी कुछ ज्ञान नहीं है। 0/0 है, 0/0 कुछ होता नहीं है मैथ्स में, ठीक है ये कुछ होता नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को धोखा देना बंद करो। ये जो धोखा दे रहे हो, बोल रहे हो कि टर्म 1 है ना, क्योंकि प्रेजेंट में जीना सीखो। आप टर्म 1 का जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 के, उसे कोशिश करो। अगर आपका हुआ भी नहीं है और अपने आप को मोरल अप करने के लिए ऐसा बोल रहे हो, तो झूठा दिलासा देना बंद करो और क्या करो कि जो चैप्टर्स दिए गए हैं और आ रहे हैं उसे देखना स्टार्ट कर दो, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसे कम से कम कुछ भी तो मार्क्स लाओगे ना जी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं 0/0 लाओ 0/0 नहीं आएगा, 0/40 आएगा, सॉरी 0/0 नहीं आएगा। तो जो टर्म 1 में आपका जो भी चैप्टर्स हैं उसे अच्छा से देखो और धोखा देना बंद करो। और नंबर 1 स्टूडेंट कौन होता, मतलब कि स्टूडेंट बेस्ट क्या होता है, वही मैं बता रहा हूँ। बेस्ट स्टूडेंट किसे कहा जाएगा, जो प्रेजेंट में जी रहा है, जो जैसे कि जो अभी टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं जो क्लास 10 के हैं सीबीएसई के, उसे अच्छे से पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा, सोशल साइंस भी पढ़ रहा, फिजिक्स भी पढ़ रहा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा, बायोलॉजी भी पढ़ रहा, और सबको अच्छे से पढ़ रहा और प्रेजेंट में जी रहा, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा, ठीक है। और वो बंदा ही ऐसा है जो इस इंटेलिजेंट, जो पास्ट में मेहनत कर लेते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, उसे भी कम्पीट कर सकता है। मैं ऐसे इसलिए कहा ना कि वो पास्ट में मेहनत कर लेते हैं फ्यूचर में उस सक्सेस को पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 8 में ही 9 10 के सवाल बना लिए होते हैं, 10 में IIT JEE के सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखो, जो भी आपका कैपेसिटी है, जितना कैपेसिटी आप लोड ले सकते हो, लोड लेने का क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से आप कोशिश करो प्रेजेंट में जीने का, और इससे ये चीज़ जिस दिन आप सीख गए ना, तो आप जो भी बनना चाहो लाइफ में, जो भी, उसे आप आराम से इजीली प्राप्त करोगे। और ये मैं नहीं कर रहा यार, आप जाओगे ना जब बहुत सारे फिलोसोफर्स के थ्योरीज को देखोगे, साइकोलॉजी के बारे में जानोगे, तो वो भी कहता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, उसे कोशिश करना कि 90% उस चीज़ को अपने अंदर घुसाने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ को अच्छे से करो, और अगर आपको सही में वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक वाला बटन है उसे दबाओ, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि उन्हें भी मदद मिल जाए एग्ज़ाम देने के लिए। इंटेलिजेंट बच्चा ना बनना कि अच्छा ज्ञान मिल गया तो अब दोस्तों को ना बताएंगे, उन्हें भी बताओ, ठीक है। वीडियो को दिखाओ, और जो लाल वाला बटन हो ना उसे सब्सक्राइब कर देना, उस पर मुक्का मार देना, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो चैप्टर्स बचे हुए आपके मैथमेटिक्स में हमारे चैनल पे, उसे भी कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश करूंगा 30 नवंबर जब आपका एग्ज़ाम है उससे पहले टर्म 1 के आधा से ज़्यादा चैप्टर्स का रिवीजन करवा दूं। रिवीजन कोर्स चल रहा है, ठीक है, हमारे चैनल पर। तो चलो बाय, फिर मिलेंगे।